आज हम आपको बताने जा रहे हैं विजनरी लीडर और भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम होरमुज़जी फ्रांकजी जमशेदजी मानेकशॉ के बारे में। इतिहास के पन्नों में दर्ज ये नाम साहस की पूरी एक गाथा है जो हमेशा अमर रहेगा और हर भारतीय को प्रेरणा देता रहेगा। 4 दशक लंबे अपनी सैनिक करियर में, जो सेकंड वर्ल्ड वार से शुरू होकर 1971 की बांग्लादेश लिबरेशन वार तक जाता है, हर जंग में भारत का मोर्चा संभाला। वो नाम जो ना तो दुश्मन की गोलियों से डरा और ना ही इंदिरा गांधी जैसी एकाधिकार रखने वाली लीडर से, जिसने ना पद की चिंता की और ना ही पदवी की चिंता थी, तो बस हिंदुस्तान और उसकी सरहदों की। आज की ये कहानी भारत माँ के सच्चे सपूत की है, जिसके सीने से निकली हर सांस जय हिंद का सुर लगाती थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। बताते हैं आपको सैम बहादुर के नाम से मशहूर इस लीजेंडरी जनरल के जीवन की सच्ची दास्तान की। आपको इस वीडियो को देखकर और सच्चे देशभक्त की एक एक बात जानकर गर्व का अनुभव होगा। और दोस्तों, वीडियो को देखते देखते चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो अगर हम फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की लाइफ स्टोरी पर गौर करें तो हम पाएंगे कि शायद उनका और भारत का कोई अटूट रिश्ता ही था। परंपरागत पारसी परिवार में जन्मे सैम मानेकशॉ के पिता होरमुज़जी मानेकशॉ पेशे से डॉक्टर थे। शुरुआत में उनके पिता आज के कोस्टल गुजरात रीजन के वलसाड में रहे, जहां वह अपनी फैमिली के साथ रहा करते थे। चूंकि लाहौर में होरमुज़जी के काफ़ी दोस्त थे, इसलिए वो अपनी मेडिकल प्रैक्टिस वहीं जाकर करना चाहते थे। यही कारण है कि 1903 में वो अपनी पत्नी हिला मेहता के साथ वलसाड छोड़कर लाहौर के लिए निकले। लेकिन इसे नियति का खेल ही देखिए कि जैसे ही मानेकशॉ की ट्रेन अमृतसर पहुंची, होरमुज़जी की पत्नी को लेबर पेन शुरू हो गया और उनको अमृतसर ही रुकना पड़ गया। शुरुआत में मानेकशॉ के पिता अमृतसर में कुछ हफ्ते ही रहने को आए थे, लेकिन यही हफ्ते महीनों में बदले और महीने सालों में। होरमुज़जी और उनके परिवार को अमृतसर ही भाग गया और वो वहीं बस गए। होरमुज़जी की मेडिकल प्रैक्टिस भी अमृतसर में अच्छी चल रही थी। आगे मानेकशॉ ने अपना बचपन भी यहीं पर गुजारा और जैसे जैसे मानेकशॉ बाल अवस्था से आगे बढ़ते जा रहे थे, अब उनको अपने करियर का निर्णय भी लेना था। उन्होंने अपने फादर से लंदन जाकर मेडिसिन की पढ़ाई करने की इच्छा जाहिर की। उनके पिता ने सैम की इस बात को सिरे से नकार दिया। उनका कहना था कि इस समय लंदन जाने के लिए सैम की उम्र काफ़ी कम है। ऊपर से उस समय सैम के बड़े भाई पहले ही लंदन में पढ़ाई कर रहे थे। ऐसे में सैम को मेडिसिन की पढ़ाई के लिए विदेश भेजना उनकी क्षमता के बाहर है। अपने पिताजी से स्पष्ट रूप से ना सुनने के बाद सैम मानेकशॉ ने आगे की पढ़ाई के लिए अमृतसर के ही हिंदू सभा कॉलेज में एडमिशन ले लिया। इसी बीच एक नई दिशा ने सैम मानेकशॉ के दरवाजे पर फिर से दस्तक दी। 1931 में फील्ड मार्शल सर फिलिप चैटवुड की अध्यक्षता में बनी इंडियन मिलिट्री कॉलेज कमेटी ने भारत में भी मिलिट्री अकादमी स्थापित करने की रिकमेंडेशन सामने रखी, जहां इंडियंस को ब्रिटिश इंडियन आर्मी में ऑफिसर सर्व करने के लिए ट्रेन किया जाना था। और इस तरह देश में लेजेंडरी इंडियन मिलिट्री अकादमी को स्थापित करके उसके लिए इंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराए गए। अब पता नहीं ये सैम के पिताजी के पदचिन्हों पर चलकर मिलिट्री ज्वाइन करने का सपना था या उनके लंदन ना भेजने के लिए बगावत, लेकिन इस बार अपने पिताजी के खिलाफ जाकर सैम मानेकशॉ ने आईमा के लिए अप्लाई कर दिया और उनका चयन भी हो गया। अब एक सवाल यह उठता है कि यदि उनके पिताजी ने उन्हें पढ़ाई के लिए लंदन भेज दिया होता तो वो शायद कभी मिलिट्री अकादमी का रुख ही ना करते। मगर इतने सारे मैटर ऑफ चांसेस की वजह से ही वो हुआ जो अपने आप में एक इतिहास है, और भारत को सैम मानेकशॉ के रूप में एक ट्रू आर्मी मैन मिल गया। तो जो सैम मानेकशॉ ने भले ही ब्रिटिश इंडियन आर्मी अपनी जिद पूरी करने के लिए ज्वाइन की हो, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनका जन्म ही एक आर्मी मैन बनने के लिए ही हुआ था। एक ऐसा आर्मी मैन जो निडर था, निर्भीक था और मौत की आंखों में आंखें डालकर दुश्मन से लोहा लेने का जज्बा रखता था, जिसका परिचय उन्होंने सेकंड वर्ल्ड वार में 1942 में दिया। असल में उस दुर्दांत युद्ध के हालात और शॉर्टेज ऑफ स्टाफ को देखते हुए सैम मानेकशॉ को डबल प्रमोशन दिया गया। इस एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ब्रिटिश इंडियन आर्मी के यंग कैप्टन के रूप में बर्मा में सितांग रिवर के किनारे वह जापानीज फोर्सेस से लोहा ले रहे थे, जहां दोनों दलों के बीच एक भीषण युद्ध छिड़ा हुआ था। इसी बीच जापानीज सोल्जर्स द्वारा मशीन गन से फायर किया गया। सैम मानेकशॉ के लंग्स, स्टमक, लिवर, इंटेस्टाइन और किडनीज को भेदती हुई कई गोलियां आर पार हो गई। मगर ऐसी हालात में भी मानेकशॉ 36 घंटों तक युद्ध के मैदान पर यूं ही अनकॉन्शियस स्टेट में पड़े रहे। इसके बाद उनके एक सबॉर्डिनेट और सिख बटालियन के साथी सिपाही शेर सिंह ने उन्हें अपने कंधे पर टांगकर पास के मेडिकल कैंप में पहुंचाया। सैम की हालत बहुत खराब थी और डॉक्टरों ने उन्हें देखते ही फिनिश केस तक बता दिया था। उनके अनुसार उनके बचने की संभावना ना के बराबर थी। लिमिटेड मेडिकल सप्लाई और डॉक्टरों की कमी को देखते हुए बाकी सोल्जर पर ध्यान दिया जाना भी जरूरी था,
लेकिन साथ ही साथ मानेक शाह की बहादुर की कहानी भी काफ़ी फैल चुकी थी। इसी बीच उनको देखने के लिए डिवीजनल कमांडेंट ब्रिटिश मेजर जनरल डीटी दीवान भी मेडिकल कैंप में आ गए थे। उन्होंने खून से लथपथ जनरल मानेक शॉ को देखा और मिलिट्री क्रॉस उनके सीने पर पिन कर दिया। असल में ये क्रॉस मरणोपरांत ही दिया जाता था और जनरल दीवान को लग गया था कि वह बचेंगे नहीं, इसलिए उन्हें यह अवार्ड दे दिया। दोस्तों, ये तो थी उनके शुरुआती दौर की बातें। आगे जब 1947 में भारत का विभाजन हुआ, तब भी पारसी समाज के सैम मानेक शॉ के पास ये मौका था कि वो चाहते तो पाकिस्तानी आर्मी में जा सकते थे, लेकिन उनका दिल तो हिंदुस्तान के लिए ही धड़कता था। मानेक शॉ न केवल खुद निडर थे, बल्कि वो अपने कमांड में सबको निडर रहने के लिए उत्साहित करते थे। वर्ष 1962 की लड़ाई में लेफ्टिनेंट जनरल जनरल ब्रिजमोहन कौल को हटाकर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मोर्चा संभालने खुद जनरल मानेक शॉ को भेजा गया। वहां पहुंचते ही उन्हें अपने हतोत्साही सिपाहियों के लिए जो पहला ऑर्डर पास किया था, वह था, आज के बाद बिना किसी रिटेन ऑर्डर के भारतीय सेना पीछे नहीं हटेगी, और जब तक सैम यहाँ पर है, ऐसा कोई ऑर्डर कभी इशू नहीं होगा। उन्होंने अपने सोल्जर को भरोसा दिलाया, क्योंकि वह खुद करेज, डेकोरम और लिव बाय वर्ड्स का जीता जागता उदाहरण थे। फील्ड मार्शल मानेक शॉ ने हमेशा वही किया जो देश के हित में था। इसका एक उदाहरण है जब साल 1971 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सैम मानेक शॉ से मुलाकात की और उनसे मार्च में ही पाकिस्तान पर चढ़ाई करने के लिए कहा, लेकिन सैम मानेक शॉ ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि सेना इसके लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। इसके साथ ही मौसमी परिस्थितियों को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने इंदिरा गांधी से तब 6 माह के लिए समय मांगा था, जिसके बाद उन्होंने जीत की गारंटी दी थी। सैम मानेक शॉ के नेतृत्व में जब युद्ध लड़ा गया, तो भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह से हराया था। हुआ यूं था कि ईस्ट पाकिस्तान, जिसे हम आज बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, वेस्ट पाकिस्तान से अलग होने के लिए एडी चोटी का जोर लगा रहा था, और इसी कोशिश में भारत बांग्लादेश के साथ खड़ा था। इसी कड़ी में अप्रैल 1971 में देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने एक कैबिनेट मीटिंग बुलवाई। असल में इस मीटिंग के एजेंडा ये था कि भारत किस तरह जल्द जल्द अपनी सेना को युद्ध के मैदान पर उतारकर पाकिस्तान से बांग्लादेश को आज़ादी दिलवाए, और इसी की रूपरेखा तैयार करने के लिए आर्मी चीफ मानेक शॉ को भी इस मीटिंग में शामिल होने का समन भेजा गया। आर्मी चीफ सैम के इस मीटिंग में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने रॉ और बीएसएफ की मदद से बांग्लादेश में पाकिस्तान के विरुद्ध बगावत के बीज बोए। तब उन्होंने ऐसा करने से पहले आर्मी चीफ मानेक शॉ से विचार विमर्श नहीं किया था। ऐसे में अब जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी के गलत फैसले से जो रेफ्यूजी क्राइसिस खड़ी हुई है, उसके लिए भी मानेक शॉ खुद कुछ नहीं कर सकते थे। मानेक शॉ के सीधे जवाब से श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने तमतमाते हुए कहा कि वो चाहती है कि आर्मी पाकिस्तान पे हमला कर दे। श्रीमती इंदिरा गांधी जी से ऐसा सुनते ही मानेक शॉ ने एक बार फिर कहा कि यदि आप वार के लिए तैयार हैं तो वार होगी, लेकिन मैं इस वार के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूं। मानेक शॉ का ये जवाब सुनते ही, इससे पहले कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी कुछ बोल पाती, मानेक शॉ ने अपने इस जवाब के कारण को समझाना शुरू कर दिया। आर्मी चीफ मानेक शॉ का कहना था कि अप्रैल के महीने में पाकिस्तान पर हमला करना भारत के लिए एक भारी भूल साबित हो सकती है। उन्होंने कहा, इससे अप्रैल के अंत में नॉर्दर्न हिमालयाज के सभी पासेज और रोड्स पूरी तरह खुले होते हैं। ऐसे हो सकता है कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करे तो उसका फायदा उठाकर चाइना पीछे से भारत पर वार कर दे। यही नहीं, मानेक शॉ ने कैबिनेट मीटिंग में बैठे सभी को ये बात भी समझाई कि अप्रैल में रेल और रोड ट्रांसपोर्ट के जरिए देश भर में अनाज लाया और ले जाया जाता है, लेकिन यदि भारत ने समर्स में पाकिस्तान पर अटैक किया तो आर्मी को पूरी रेल लाइन और रोड ट्रांसपोर्ट अपने इक्विपमेंट्स और सोल्जर्स को जल्द से जल्द बॉर्डर एरियाज में पहुंचाने के लिए ऑक्युपाई करने पड़ेंगे। ऐसे में देश भर में फूड क्रॉप की कमी की समस्या पैदा हो सकती है। ऐसे में इस समय युद्ध के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। अभी सैम के जवाब को सुनकर कैबिनेट मीटिंग में बैठे सभी सदस्य अपना मन बना ही रहे थे कि सैम मानेक शॉ ने एक और बात जोड़ी। सैम ने सदस्यों को बताया कि उनके आर्म डिवीजन में 189 ऑपरेशनल टैंक होने चाहिए, लेकिन उनके पास 11 ऐसे टैंक जो वार में काम मिलाए जा सकते हैं। जैसे ही लोगों ने मीटिंग रूम से निकलना शुरू किया तो पीएम श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने सैम को कमरे में ही रुकने का आदेश दिया, जिसके बाद कमरा खाली होते ही इंदिरा गांधी ने कहा कि आप भी जानते हैं कि मुझे इस वक्त क्या चाहिए। श्रीमती इंदिरा गांधी जी का ये जवाब सुनकर सैम ने मुस्कुरा कर कहा कि मेरा काम है मेरे देश के लिए लड़ना और हर लड़ाई को अपने देश के लिए जीतना। इसके बाद अपने कर्तव्य और बात पर हमेशा खरे उतरने वाले मानेक शॉ ने सही समय पर देश के साथ साथ प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को भी वो दिया जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था। भारत ने पाकिस्तान से युद्ध करके उसे 2 अलग अलग भागों में बांट दिया।
सेना के प्रमुख होने के साथ ही साथ वह एक कुशल प्रशासक भी थे। वर्ष 1971 में युद्ध के खत्म होने के बाद पाकिस्तान के हजारों युद्धबंदियों को भारत लाया गया और उनके लिए बंदी शिविर बनाए गए। मानेकशॉ सभी शिविरों में जाते और युद्धबंदियों से मुलाकात करते और उनसे पूछते कि क्या उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं है। युद्धबंदियों में एक पाकिस्तानी कर्नल भी था। उसने मानेकशॉ से कहा, सर अगर आप एक कुरान की एक प्रति दिलवा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। मानेकशॉ ने राजपुताना राइफल्स केंद्र में एक आदमी भिजवाया। वहां एक मुस्लिम टुकड़ी थी। उनसे कुरान लेकर मानेकशॉ ने शाम होने से पहले ही पाक कर्नल तक पहुंचा दी। मानेकशॉ हमेशा देश की सेना और अपने साथी जवानों के बारे में ही सोचते थे। उन दिनों जनरल की उपाधि दिए जाने का चलन शुरू हुआ। इसी कड़ी में 1972 में मानेकशॉ को पद्म विभूषण भी दिया गया, जिसके बाद 1973 में उन्हें भारत का पहला फील्ड मार्शल नियुक्त किया गया। यहाँ तक कि एक समय में मानेकशॉ के लिए भारत रत्न की मांग भी काफ़ी जोर शोर से उठी थी, मगर वो हो नहीं सका। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ को सैम बहादुर का नाम यूं ही नहीं मिला था। उनको बहादुर इसलिए भी कहा जाता था क्योंकि उनके सामने कोई भी खड़ा नहीं हो पाता था। मानेकशॉ ने कभी भी किसी की जी हजूरी नहीं की, क्योंकि वो मानते थे कि अगर जीना है तो बेबाक जीना चाहिए। ऐसे में उनका हर जवाब बेबाक हुआ करता था। तो दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि भविष्य में जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।